हेलो दोस्तों, मैं न्यू संजीत वर्मा जीत IQ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया हमने बताया था कि संयोग कहने का मतलब दो पदार्थ ऐसे हों अभिकारक में वो आपस में संयोग होकर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए, उसे हम संयोजन अवक्रिया कह रहे थे। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है वियोजन, वियोजित हो जाना। अभी तक तो दो पदार्थ अभिकारक के या दो से अधिक पदार्थ ऐड होकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जो विघटित हो रहा था या ऐड हो रहा था वो ऐड ना होकर विघटित हो रहा है। इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जिस अवक्रिया में यौगिक जिस अवक्रिया में यौगिक जिस अवक्रिया में यौगिक अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमें देखना है। यौगिक जो होता है, जैसे कोई पदार्थ विघटित कब होगा, या तो उस पर कोई प्रेशर का मतलब यहाँ पर ताप, दाब या प्रकाश, कुछ ना कुछ प्रभाव की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन संभव होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप वो डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप वह विघटन हो जाएगा। वह किसी ना किसी प्रभाव में ही अवक्रियाएं डिकम्पोज होती हैं, चाहे वह उष्मा हो, चाहे वह विद्युत हो, चाहे वह प्रकाश हो। कहने का मतलब ये है, या तो उसको गर्म किया जाए तब अवक्रिया विघटित हो जाएगी, या तो प्रकाश की उपस्थिति में, कभी कभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवक्रियाएं होती हैं, या तो उसका विद्युत प्रवाहित किया जाए उस अवक्रिया में, तब उसका विघटन होता है। तीन कंडीशन में ही अवक्रिया विघटित होती है। ऐसा नहीं अपने आप कोई भी चीज विघटित नहीं होता है, ये क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन हम रख देते हैं वो अपने आप टूट जाएगा। टूटने का रीजन है किसी ना किसी के प्रभाव में ही टूटता है। जैसे व्यक्ति किसी ना किसी प्रभाव में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है तो इफेक्ट जो है वो किसी दूसरे चीज का ही होता है, उसमें दूसरे कारक का ही होता है। उसी तरह इस अवक्रियाओं में दूसरे कारक का ही प्रभाव होता है। तो हम लिखेंगे जिस अवक्रियाओं में यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव, यौगिक बाह्य कारकों जिस अवक्रियाओं में यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। अवयवी या लघु कह सकते हैं इसको, छोटे छोटे तत्वों में, अवयवी तत्वों या यौगिकों में विघटित हो जाता है। यौगिकों में विघटित हो जाता है वियोजन अवक्रिया कहलाती है। वियोजन अवक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमने लिखा जिस अवक्रिया में यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव, बाह्य कारक की बात करते हैं यहाँ पर हम, जैसे उष्मा हो गई, विद्युत हो गया, उष्मा हो गई, विद्युत हो गया और प्रकाश हो गया। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पर। बाह्य कारक उष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव में अपने लघु तत्वों में विघटित हो जाता है, वियोजन अवक्रिया कहलाती है। कहने मतलब विखंडन हो जा रहा है, जैसे परमाणु विघटन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं। ये अवक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, यह अवक्रिया इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। ध्यान से इसको समझ लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अवक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और अवक्रिया जो है 3 प्रकार से होती है। पहले प्रकार की अवक्रिया यहाँ पर हम देखते हैं, पहला जो होता है उष्मीय अपघटन होता है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटे वे में समझाएंगे आपको। पहला जो क्रिया है उष्मी, उष्मी का मतलब किसी उष्मा के प्रभाव में अगर कोई रिएक्शन टूटता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए CaO का निर्माण होता है और CO2 का निर्माण होता है। ध्यान देना यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और CO बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया है। ऐसी अभिक्रियाओं का प्रयोग अधिकतर हम सीमेंट निर्माण विधि में हम करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए उष्मीय अपघटन है, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन अपक्रिया। हमने बताया था कि वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार ये है उष्मीय अपघटन। अगर हम इसको लिखवाएंगे तो थोड़ा लंग वे में हो जाएगा, तीनों अगर अलग अलग डिफिनीशन लिखवाएंगे, इसलिए हम इसी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाल दे रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखिए उष्मा देने पर इसका अपघटन हो जा रहा है, अपघटन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो तीर है आपको ये अवक्षेप है, अवक्षेप। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है तो ये ऐसे ऊपर निकल जाएगी, इसलिए तीर का निशान जो है ऊपर इंडिकेट कर रहा है गैस है, गैस तो टिकेगी नहीं, वो तो ऐसे निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग देखते होंगे कभी कभी ये तीर का निशान है ऐसे होता है। तो ये जो तीर का निशान है ये कोई अगर अवक्षेप, एक परत जो होती है, जो अशुद्धि होती है ऊपर, तो वो जो होती है अगर नीचे बैठती है, विलेन में अगर नीचे बैठती है तो नीचे की तीर लगती है। अगर ये ऊपर जाती, ऊपर चली जाती है इसलिए ऊपर की तरफ वो तीर लगती है। विलेन में ऊपर चाहे बाहर निकल जाए और चाहे उसके लेयर के ऊपर एकदम आ जाए। तो ये उसमें अपघटन था। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन। यहाँ पर दिख रहा है कहाँ तक, पूरा यहाँ तक। दूसरी अपक्रिया जो होती है प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन में हम क्या करते हैं कि प्रकाश के प्रभाव में होने वाली जो अपक्रिया होगी वह प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। प्रकाश अपघटन की बात करते हैं AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है यह प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अपघटन कहेंगे, क्योंकि प्रकाश द्वारा इसका अपघटन हो रहा है इसलिए प्रकाश अपघटन अपक्रियाएं कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 2Ag सिल्वर निकल जा रहा है और यहाँ पर क्लोरीन निकल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे क्यों इसको Ag2 नहीं लगा, क्योंकि यह डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विअणु अपक्रिया है, एक अणु की अपक्रिया है, इसलिए यहाँ ये लगता है, सामने लगेगा यहाँ नहीं। और ये जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, द्विअणु अपक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। तो देखना यहाँ पर हमने बताया वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला उष्मीय अपघटन, उष्मा देने के बाद इसका विघटन हो जाए, और दूसरा जो है प्रकाश अपघटन, प्रकाश देने के बाद यशनी प्रकाश, कोई मान लीजिए यहाँ पर रखनी, प्रकाश देने के बाद जो है इसका विघटन हो जाए, इसे हम प्रकाश अपघटन कहेंगे। और तीसरा जो होता है विद्युत अपघटन, विद्युत द्वारा अपघटन, विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन में उसका अपघटन हो जाए, उसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे। तीसरा जो आता है इसमें विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन की बात करते हैं हम एक रिएक्शन जल जैसे ले लिए, जल की बात करते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जो होता है इसमें से जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जल जो है H2 और O2 में विघटित हो जाता है। अपने देखिए H2 और O2 से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अगर इसको हम इस साइड कर दें, इसको इस साइड, दोनों मिलकर बने थे, तो इसमें जिससे मिलकर ये बना था जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, निकल गए। निकलने का मतलब टूट गए। देखो यहाँ पर कंबाइंड है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, टूट गया। टूटने का मतलब इसका क्या हो गया, वियोजन अपघटन हो गया। और किसकी उपस्थिति में हुआ, विद्युत की उपस्थिति में।
विद्युत इसमें प्रवाहित करे विलयन में, इसलिए इसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे। एक बार फिर ये टॉपिक हम रिवाइज करते हैं कि वियोजन अपघटन जो क्रिया होती है वह किसी न किसी बाह्य कारकों के प्रभाव में होती है। बाह्य कारक क्या हो सकता है? उष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है। तीनों के प्रभाव में होने वाली अपक्रियाएं, अब अगर उष्मा के प्रभाव में हो रही है तो उसमें अपघटन कहलाएगी, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है प्रकाश अपघटन अपक्रिया, विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। 3 प्रकार की होती है। तो तीनों का एग्जाम्पल हमने एक एक करके लिख दिया है, बढ़िया से आप लोग उसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया इसकी जो है विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया जो आती है तीसरी, विस्थापन अपक्रिया। तो टाइमिंग देखिए, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया तीसरी अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लिख सकते हो यहां पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब विस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं हम, तो जैसे एक रिएक्शन की बात करें यहां पर CuSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर आयरन। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन एक क्षण है समझिए, इसको डालते हैं तो यहाँ से आयरन क्या है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और कॉपर का स्थान इसको ये यहाँ चलाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका स्थान ये ले रहा है, तो ये यहाँ पर आपस में क्या हो जा रहे हैं और इसका स्थान कौन ले रहा है, ये ले रहा है। कहने का मतलब आपस में एक दूसरे के अंदर डिस्प्लेसमेंट कर लिए, अदला बदली कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कॉपर सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, इसमें अगर आयरन को डालते हैं, आयरन की क्षण को डालते हैं, आयरन है, तो क्या होता है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से निकाल देता है और जहां पर इसका स्थान है वहां पर ये चला जाता है और जहां पर इसका स्थान है वहां पर ये ग्रहण कर लेता है, एक दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम विस्थापन रिएक्शन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी तरह कई ऐसे रिएक्शन होते हैं, CuSO4Zn। अब यहाँ पर क्या होगा, Zn यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाता है, तो ZnSO4 हो जाएगा और यहाँ से Cu क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा थोड़ा समझना बड़ा कठिन है। कठिन कहने का मतलब, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में चलते हैं, वहां पर देखते हैं हाइड्रोजन का स्थान, अगर जिस तत्व का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वह विलयन से उसको विस्थापित कर, इसका स्थान जो है कॉपर के से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। अगर यहाँ पर कॉपर होता और यहाँ पर आयरन होता तो कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान इससे नीचे है, लेकिन आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में इससे ऊपर है, इसलिए आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। उसी तरह जिंक का भी स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। लेकिन अगर जिंक सल्फेट होता तो कॉपर जिंक सल्फेट को विस्थापित नहीं कर पाता। विस्थापित करने का ये रीजन है। तो आप लोग डेफिनेशन लिखना इसकी। सुनते हैं, तो जिस अपक्रिया में यौगिक यहां पर हम लिखते हैं, जिस अपक्रिया में एक क्रियाशील पदार्थ, जिस अपक्रिया में एक क्रियाशील पदार्थ, एक
क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आयरन की जब पत्ती डाली जाती है तो आयरन, अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की जब छड़ डाली जाती है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ब्लू कलर का होता है, नीला होता है, इसके विलयन में जब आयरन की छड़ डालते हैं तो होता क्या है, आयरन जो होता है, आयरन की जो छड़ होती है वह कॉपर सल्फेट के, आयरन की छड़ जो है आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व है, तो आयरन जो है कॉपर को उसके विलयन से, ये तो एक विलयन बन गया भाई, पूरा यौगिक ही है, विलयन से इसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, फेरस सल्फेट और एक कॉपर, फेरस सल्फेट, वो कॉपर हो गया। अब यहाँ पर इसका नीला रंग था, अब इसका रंग क्या हो गया, गायब हो गया, ये हो गया हरा रंग का हो गया, ये इसका एग्जाम्पल था। इसी तरह एक एग्जाम्पल अभी हमने और दिया था कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक की भी हम छड़ डालते हैं तब भी वह, जिंक जो है अधिक क्रियाशील पदार्थ है, वो कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो आई होप आपको यह क्रिया समझ में आई होगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।